प्रिय विद्यार्थियों, मैं पुनीत सोलंकी आज आपको टोडा जनजाति के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं, टोडा जनजाति एक भारतीय जनजाति है और ये दक्षिण भारत में निवास करती है। आइए चलते हैं, ये दक्षिण भारत में कहाँ निवास करती है, इसके लोकेशन को देखने के लिए। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक येलो कलर का सर्किल। तो येलो कलर का जो सर्किल है जो दक्षिण भारत में बना हुआ है और वो 3 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है। ऊपर कर्नाटक, राइट साइड में तमिलनाडु और लेफ्ट साइड में केरल। तो इन तीनों राज्यों के जो बॉर्डर्स है उसकी सीमा पर नीलगिरी नामक पर्वतमालाएं पाई जाती हैं। इस नीलगिरी पर्वतमालाओं के का जो क्षेत्र है उसको नीलगिरी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसी प्रदेश में टोडा जनजाति निवास करती है। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो नीलगिरी पर्वतमाला है इन्हीं के नाम पर एक डिस्ट्रिक्ट का नाम भी नीलगिरी जिला पड़ गया है, जो कि आप गहरे लाल रंग में देख पा रहे होंगे। ये जो नीलगिरी जिला है ये भी 3 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। इसी नीलगिरी जिले में टोडा जनजाति के लोग पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं टोडा जनजाति का इंट्रोडक्शन कि ये जो जनजाति है कहाँ पाई जाती है, कितनी संख्या में पाई जाती है, कौन सी भाषा बोलती है। तो टोडा जनजाति दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ियों की एक पशुपालक जनजाति है। तो जैसा कि जानते हैं कि नीलगिरी पहाड़ियों में निवास करती है, पहाड़ी ढालों पर ये घर बनाती है, वहाँ पर ये पशुपालन का कार्य बड़े पैमाने पर करती है। पशुओं में ये सबसे ज़्यादा भैंस का पालन करती है जनजाति, इसलिए भैंस पालक जनजाति भी इसे कहते हैं। 1960 के दशक में इनकी संख्या लगभग 800 थी। तो 1960 के जो आसपास कुल इनकी जो आबादी थी केवल 800 व्यक्तियों की थी, मतलब इनकी जो जनसंख्या थी टोटल 800 थी, जो अब बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण तेजी से बढ़ रही है। तो भारत में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं, जिसकी वजह से इनकी जो जनसंख्या है लगातार बढ़ती जा रही है। टोडा की जो भाषा है द्रविड़ भाषा ही मानी जाती है, लेकिन बाद में उनमें जो विकृतियाँ आने लगी हैं, क्योंकि जो अन्य राज्यों के लोग हैं इनके संपर्क में आने लगे हैं। तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम जो भाषा के जो लोग हैं इनके संपर्क में आने लगे हैं, जिससे इनकी भाषा में भी परिवर्तन हो गया है। आगे बढ़ते हैं। तो ये देख रहे हैं आप नीलगिरी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पर्वत श्रेणियाँ जो है आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। इन्हीं नीलगिरी पर्वत श्रेणियों के ढालों पर ये जनजाति निवास करती है। टोडा जनजाति के आवास की बात करते हैं तो टोडा जनजाति के जो घर होते हैं छोटे होते हैं, मतलब छोटी छोटी झोंपड़ियाँ होती हैं और इनकी जो संख्या होती है वो एक बस्ती में 6 से 7 के बीच होती है। तो ये जो झोंपड़ियाँ बनाते हैं पहाड़ी ढलानों पर ही बनाते हैं। पहाड़ी ढलानों पर ये अपने पशुओं को भी चराते हैं और साथ के साथ वहाँ झोंपड़ियाँ भी बनाते हैं। ये जो झोंपड़ियाँ होती हैं लकड़ी की, घास फूस की बनी हुई होती हैं और इनकी जो छतें होती हैं वो एकदम गोलाकार होती हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे झोंपड़ी की छत है, गोलाकार छत है। आप देख पा रहे हैं चित्र में किस तरह से ये जो छत बनी हुई है एकदम गोलाकार छत, और ये जो घास या फिर ये घास फूस की छत बनी हुई है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर भी ये जो गोलाकार छत की एक झोंपड़ी बनी हुई है टोडा जनजाति की। इसका जो दरवाजा है बहुत छोटा है और इस दरवाजे के ऊपर इन्होंने एक भैंस के मुंह का चित्र लगाया हुआ है, क्योंकि ये जो भैंस को बहुत पूजनीय मानते हैं। भैंस से ही इनकी सारी अर्थव्यवस्था चलती है। आइए देखते हैं टोडा जनजाति का विवाह। तो टोडा जनजाति में बहुपति प्रथा प्रचलन में है। जितने भी भाई होते हैं टोडा जनजाति में इनकी एक पत्नी होती है। जब वो पत्नी गर्भवती होती है तो उनमें से कोई एक भाई अनुष्ठानिक रूप से तीर कमान या कोई खिलौना उसको भेंट करता है और समाज के सामने उसकी संतान का पिता होने का वचन देता है या घोषणा करता है कि वह उस संतान का पिता है। आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे टोडा जनजाति के जो लोग हैं उनकी जो पारंपरिक वेशभूषा है जो त्योहारों पर वो पहनते हैं, यहाँ पर वो स्त्रियाँ पहने हुए हैं। आप देख रहे हैं इस चित्र में इनकी जो पारंपरिक वेशभूषा है वो पहने हुए हैं। एक अलग तरीका का इनका जो पोशाक है आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनकी जो आगे भी एक अलग तरह की, देखो यहाँ पे ये इनकी यहाँ की पारंपरिक पोशाक है और इन्हें ये अपनी धार्मिक अनुष्ठानों पर पहनते हैं। तो दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही है ये पोशाक इनकी।
जो टोडा जनजाति के लोग धार्मिक अनुष्ठानों पर पहनते हैं। आगे चलते हैं, इनकी परंपरा की बात करते हैं। तो टोडा लोग अपने परंपरागत दूध का धंधा और बांसु यानी कि बांस की जो वस्तुओं का विनिमय करते हैं, यानी कि दूध जो भैंसों से प्राप्त करते हैं वो, और जो नीलगिरी के आसपास के पर्वतों पर जो बांस लगते हैं उससे वे व्यापार करते हैं। और ये इनके जो समीपवर्ती क्षेत्रों में बागड़ा नाम के जो लोग रहते हैं उनसे ये अनाज लेते हैं और कपड़ा लेते हैं। कोटा नाम के जो लोग रहते हैं उनसे ये औजार, मिट्टी के बर्तन लेते हैं। टोडा जनजाति जो होती है, अगर कोई व्यक्ति इनका मर जाता है तो उसकी शव यात्रा निकाली जाती है और शव यात्रा में बाजा भी बजाया जाता है। तो बाजा बजाने के लिए करूबा नामक जो वनवासी हैं उनको बुलाते हैं, वो लोग इनके शव यात्रा में बाजा बजाते हैं। तथा उन्हीं यानी कि वही लोग जो होते हैं, जो करूबा नामक जो लोग होते हैं जो वनों में निवास करते हैं, वही इनको वन उपज देते हैं, यानी कि वनों में मिलने वाले फूल, फल, बांस जो चीज़ें हैं वो इनको देते हैं। आगे चलते हैं, देखो यहाँ पर टोडा जनजाति इस तरह की जो भैंसें हैं पालते हैं, क्योंकि इनके जो सींग होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं। इस जनजाति की जो भैंसें हैं कुछ इस प्रकार की दिखाई देती हैं, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे। देखो इनका जो धार्मिक स्थान है मुल्लीमुथ टोडा मंदिर, तो मुल्लीमुथ टोडा मंदिर आप देख सकते हैं, यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियों से लिया गया एक दृश्य। इस मंदिर पर भी आप देख रहे होंगे भैंस का चिन्ह। यहाँ पे मैंने इसलिए जूम किया है क्योंकि आपको भैंस का चिन्ह दिखा सकूं, क्योंकि जो अपनी अर्थव्यवस्था में भैंस को बहुत पवित्र मानते हैं, भैंस ही पालक करते हैं, भैंस को एक तरह से पूजनीय जंतु मानते हैं। ये भैंस को कभी नहीं काटते हैं, मांस नहीं खाते हैं, तो भैंस इनकी अर्थव्यवस्था का मूल आधार है, इसलिए भैंस को पवित्र मानते हैं। और इनके मंदिर पर भी भैंस का चिन्ह लगा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। तो ये है मुल्लीमुथ टोडा मंदिर। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है साइड में, पशुपालक टोडा जनजाति का धर्म उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भैंसों के इर्द गिर्द है। दूध निकालने से लेकर नमक, चारा खिलाने और दही मथने, मक्खन निकालने तथा मौसम के अनुसार चरागाहों के बदलने तक सारी क्रियाओं के साथ इनका कोई ना कोई धार्मिक अनुष्ठान जुड़ा रहता है। और इन धार्मिक अनुष्ठानों में मैं आपको बता देना चाहता हूँ भैंसों का बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर ये गीत भी गाते हैं तो उनमें भैंसों का जिक्र होता है। इनके अलावा गौपालकों के पुरोहितों के आदेश तथा गौशालाओं के पुनर्निर्माण, अंत्योष्टि स्थलों की छतों की मरम्मत आदि के लिए भी अनुष्ठान होते हैं। यानी कि ये जो गौपालक होते हैं, पुरोहितों के आदेश के अनुसार गौशालाओं के जो पुनर्निर्माण होते हैं, अंत्योष्टि स्थल यानी कि जहाँ पे शमशान घाट होते हैं उनकी जो मरम्मत का कार्य होता है, इनके लिए भी धार्मिक त्यौहार मनाए जाते हैं। इनमें ये अनुष्ठान तथा विस्तृत अंत्येष्टि क्रियाएं सामाजिक संपर्क के ऐसे अवसर होते हैं जब समुदाय के लिए उपयोगी भैंसों के प्रति संकेत करते हुए जटिल काव्यात्मक गीत रचे और गाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो भी ये त्यौहार मनाते हैं इन अवसरों पर, इनमें भैंसों के प्रति एक अच्छे संवेदनाएं व्यक्त की जाती हैं, उनमें उनका जिक्र किया जाता है, यानी कि गीतों में भैंसों का जिक्र किया जाता है काव्यात्मक रूप से। आगे बढ़ते हैं, इस जनजाति के जो खतरे के बारे में पढ़ते हैं तो टोडा चारागाहों की बहुत सारी ज़मीन हाल ही में अन्य लोगों द्वारा खेती के लिए ली गई है। जो अन्य लोग बसे हुए हैं उन्होंने इनकी जो ज़मीन है छीन ली है, उस पर वो खेती करने लगे हैं। उसके जो बहुत सारे हिस्सा है जो खाली पड़ा था उसमें गवर्नमेंट की तरफ से वृक्षारोपण भी करा दिया गया है। अब धीरे धीरे क्या हो गया है, इन जनजाति में भैंसों की संख्या भी कम हो रही है, जिससे कि इनकी संस्कृति को खतरा उत्पन्न हो गया है। तो 20वीं सदी में एक पृथक टोडा समुदाय ने क्या किया था कि 1960 में 187 लोगों ने ईसाई धर्म अपना लिया था, क्योंकि इन्हें बहुत सारी फैसिलिटी से वंचित रहना पड़ा था। ईसाई मिशनरियाँ उस टाइम पे देश में काम कर रही थी। ईसाई मिशनरियाँ इन लोगों के संपर्क में आई और इन्होंने कुछ सुविधाएं उनसे ली और उसके कारण इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया। तो इनके लिए खतरा भी है। अब धीरे धीरे सरकार इनकी तरफ ध्यान दे रही है, इनका संरक्षण किया जा रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।
ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। धन्यवाद।